एक सन्यासी जो गुफा से निकला और राजनीति के सिंहासन पर जा पहुंचा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा जिसकी जिंदगी तपस्या भी है और टकरार भी। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहला अध्याय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी। ये मत लगाया कर, बंद करा देंगे आप। ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है। 25 से भी ज्यादा पुलिस वाले अपने आंखों के सामने ये सब देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कभी गुंडों का सिक्का चलता था, जहां एक क्रिमिनल 60 से ज्यादा केस लेकर भी आजाद घूमता था, जहां माफिया के आगे सरकार भी झुकती थी, जहां रात को घर से बाहर निकलना अपनी जान जोखिम में डालना था। लेकिन 2017 में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा नेता आया जिसने सिस्टम को सीधा करने की ठान ली। 2017 में एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की, जिनको लेकर यूपी की जनता को लगने लगा था कि शायद यही वो सीएम है जो यूपी को इस दलदल से बाहर निकालेगा। और आज हम उस जंग की असली कहानी सुनेंगे, एनकाउंटर्स की, बुलडोजर की और उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया। अब इस एपिसोड में हम वो पार्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां से असली योगी राज शुरू होता है, और इसके लिए हम मेनली इन दो चीजों को डेप्थ में जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंबर 1, ठोक देंगे पॉलिसी। इसमें हम देखेंगे कि एनकाउंटर्स का असली सीन क्या था, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। और नंबर 2, बुलडोजर जस्टिस। इसमें हम देखेंगे कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं या फिर इससे ग्राउंड पर भी माफिया का तांडव सच में खत्म हो चुका है। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे योगी वर्सेस माफिया की महाभारत में। 2017 के प्रभाव बाद यूपी में एक लाइन तेजी से वायरल होने लगी कि अपराधी अगर सुधर जाए तो ठीक, नहीं तो ठोक दिए जाएंगे। अब नॉर्मली ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं वो नेता लोग स्टेज पर खड़े होकर बस जनता को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार का सीन बिल्कुल अलग था। योगी शासन के अंडर यूपी पुलिस ने क्या किया कि क्रिमिनल्स के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए, या तो सरेंडर कर दो या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा करके यूपी पुलिस ने सिर्फ 10 महीनों के अंदर 1100 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए, और धीरे धीरे ये नंबर 15-16 हजार तक पहुंच गए। देखते ही देखते 250 से भी ज्यादा लिस्टेड क्रिमिनल्स मारे गए, 300 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स या तो इंजर्ड हुए या फिर अरेस्ट हुए। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी राज्य की शक्ति तलवार से नहीं बल्कि प्रजा के निर्भय मन से आती है। यानी जिस राज्य की प्रजा भय में जीती है वो राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। और योगी शासन ने जनता के मन का यही डर, यही भय काफी हद तक निकाल दिया। इस सब से हुआ यूं कि जो क्रिमिनल इकोसिस्टम था उनके पास एक मैसेज गया कि तुम्हारे ऊपर अब सिर्फ एफआईआर नहीं चलेगी, गोलियां भी चल सकती हैं।
और जनता के पास ये मैसेज गया कि जिस आदमी को आज तक तुम सिस्टम के ऊपर समझते थे, अब सिस्टम उसके ऊपर चढ़कर बैठा है। और इसी को जनता ने एक नया नाम दे दिया, ठोक देंगे पॉलिसी। अब ये जो ठोक देंगे पॉलिसी है, यहां से दो नैरेटिव्स बनते हैं। एक नैरेटिव कहता है कि योगी सरकार ने गुंडों को सीधा कर दिया है और अब यूपी के लोग रात को चैन की नींद सो सकते हैं। और वहीं दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि योगी सरकार जो कर रही है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और जस्टिस के नाम पर कई सारे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि असली सच क्या है? सच बीच में है और एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये समझने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ पर सबसे पहले वही नाम आता है विकास दुबे, जिसने 2001 में एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली से उड़ा दिया था। यहाँ तक कि उस पर 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस थे, लेकिन बावजूद इसके उसे 4 अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कभी छुआ भी नहीं था। लेकिन यही विकास दुबे 2020 में यानी योगी गवर्नमेंट के अंडर फिर से एक बार चर्चा का मुद्दा बन जाता है। 3 जुलाई 2020 कानपुर के पास आने वाला बिकरू विलेज, और यहाँ पर उस रात जो होने वाला था वो यूपी के पूरे क्राइम इकोसिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट था। क्या होता है कि रात के टाइम यूपी पुलिस एक स्पेशल टीम को लेकर विकास दुबे को पकड़ने उसके घर जाती है। इसके आसपास न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ना ही किसी मीडिया में इसके ऊपर कोई चर्चा होती है। पुलिस बहुत ही सीक्रेटली ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का प्लान बना लेती है, लेकिन वहां जाने के बाद जो होने वाला था वो पुलिस ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे ही ये बात विकास दुबे को पता चलती है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, तो वो उस पूरे मोहल्ले को लिटरली एक बैटल फील्ड बना देता है। उसके गुंडे बीच रास्तों में जेसीबी और ट्रैक्टर खड़े कर देते हैं ताकि पुलिस की गाड़ियां आगे तक जा ही ना पाए। और यहां तक कि उस मोहल्ले के कई घरों पर उन लोगों ने वेपन्स रेडी करके रखे थे। और जैसे ही पुलिस बिकरू गांव में एंटर करती है, अचानक से वहां हर तरफ से उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, जिसमें सर्कल ऑफिसर भी मार दिया जाता है। यानी एक तरह से विकास दुबे ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जमीन पर राजा अभी भी हम ही हैं। और इसके जवाब में योगी जी ने सिर्फ एक लाइन बोल दी, जो आगे जाकर उनके पूरे पॉलिटिक्स का थीम ही बनी। विकास दुबे को पकड़ने के लिए एक स्टेट वाइड ऑपरेशन एक्टिवेट किया जाता है और फिर आता है 7 जुलाई 2020। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया हुआ था और जब यूपी पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत वहां जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले 3 दिन तक उसे कस्टडी में रखा जाता है। फिर 10 जुलाई 2020 को पुलिस उसे गाड़ी में डालकर उज्जैन से कानपुर ले जा रही होती है। सुबह का वक्त था और वहां पर एक हाई सिक्योरिटी काफिला था। लेकिन इस बीच जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था, वो गाड़ी अचानक से पलट जाती है। इस पर पुलिस कहती है कि वो गाड़ी एकदम से स्किड हो गई थी और उसी बीच विकास दुबे ने पुलिस वालों से हथियार छीनने की कोशिश भी की थी, जिसके चलते वहां फायरिंग शुरू हो गई और इसी फायरिंग के बीचों बीच एनकाउंटर में विकास दुबे मार दिया जाता है। अब लीगल था या इलीगल था, इस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि इस पर कोई भी जजमेंट देने के लिए हमें ऐसे ही एक और इंसिडेंट को डिकोड करना होगा। और ये कहानी है यूपी का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद की। एक बात याद रखना कि एक ही इंसान के पास पॉलिटिकल पावर, गुंडागर्दी और पैसा, ये तीनों चीजें होना ये दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉम्बो है। और अतीक अहमद के पास ये तीनों चीजें थीं। प्रयागराज में एक वक्त ऐसा भी था जब वहां पर अतीक अहमद के नाम का कानून चलता था। लोग हंसी मजाक में बोल देते थे कि यहाँ का असली डीएम अतीक है, बाकी सब तो बस फाइल संभालने का काम करते हैं। ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, ये एमएलए रह चुका था, एक एमपी रह चुका था, यहां तक कि इसे जेल के अंदर डालो तो वहां से भी ये अपना नेटवर्क चलाता था। और इसको लेकर यूपी में इतना खौफ था कि अगर ये जेल में भी होगा तो भी लोग जेल के बाहर उसका नाम लेने से डरते थे। लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ऐसा कोई सेक्शन नहीं बचा था जिसमें उसका नाम ना आता हो। इस पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन ये सभी केसेस सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित थे, क्योंकि कोई विटनेस कभी कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं था, और जो कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत करता था वो फिर कभी घर वापस नहीं पहुंचता था। लेकिन एक दिन उमेश पाल नाम का एक बंदा उठकर सामने आता है और अतीक अहमद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वो पॉइंट था जहां से अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 2005 में राजू पाल, जो कि बीएसपी के एक एमएलए थे, उनकी हत्या हुई थी
और ये उमेश पाल उसके विटनेस थे। 2012 में अतीक अहमद ने यूपी के होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा कि उमेश पाल ने मेरे खिलाफ एक फॉल्स केस फाइल किया है और इसकी वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैंने उमेश पाल को कई दफा अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। उसके बाद भी ये केस कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आता है साल 2023 और उमेश पाल को प्रयागराज की एक गली में सीसीटीवी कैमरास के सामने बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह ग्रेनेड और गोलियां चलाकर दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता है। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसके कुछ शूटर्स थे। हमें कानून सिखलाते हो, तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। अब उमेश पाल की मर्डर की न्यूज एक बहुत बड़ी चर्चा का मुद्दा बन जाती है। एक तरफ योगी सरकार अपने आप को ठोक देंगे राज के तौर पर पोजीशन कर रही थी और दूसरी तरफ एक की विटनेस दिन दहाड़े सड़क पर ठोक दिया जा रहा है। और इसके चलते योगी सरकार पर फिर से सवाल उठने लगे कि देखो, गुंडा राज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अपोजिशन आकर कह रही थी कि योगी का एनकाउंटर मॉडल फेल हो चुका है। विकास दुबे के टाइम भी उन्होंने यही लाइन बोली और वही लाइन अब वो दोबारा बोल रहे थे, लेकिन इस बार वो सीधा अतीक अहमद के पूरे क्लैन को एड्रेस करके बोल रहे थे। लेकिन इस बार योगी सरकार ने माफिया पर लिटरली एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। उमेश पाल के मर्डर के सिर्फ करीब 1.5 महीने बाद यानी 13 अप्रैल 2023 को अतीक का बेटा असद अहमद, जिसने उमेश पाल का मर्डर किया था, उसका पुलिस ने दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया। यहां तक कि उसके सर पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। उसके बाद उसके गैंग के कई लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और फिर असद के एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद को लाइव टीवी पर मार दिया जाता है, जो आज तक पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो अब यहां पर हमारा वो सवाल आता है कि योगी सरकार ये जो एनकाउंटर्स कर रही थी, क्या वो कानून के दायरे में फिट बैठते भी थे? और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें से 250 से भी ज्यादा ऐसे थे जिनमें उन लोगों के अगेंस्ट बस ट्रायल्स चल रहे थे। वो लोग प्रूव्ड क्रिमिनल्स नहीं थे। इस पर कोई भी जजमेंट जल्दबाजी में नहीं देना चाहते, इसीलिए पहले बुलडोजर जस्टिस को अच्छे से समझना होगा। माफिया या गुंडा राज को खत्म करने के मेजरली 2 तरीके होते हैं। पहला कि माफिया के मन में इस लेवल का डर पैदा कर दो कि किसी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी उसकी हिम्मत ना हो। और इसका दूसरा तरीका होता है कि उनकी जिंदगी भर की पूरी काली कमाई पर ही सीधा अटैक कर दो, जिससे कि वो फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएं। अब इसका जो पहला तरीका है यानी माफिया के मन में डर पैदा करना, उसके लिए योगी सरकार ने इनकाउंटर का रास्ता चुना, जिसके चलते 10,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स ने खुद से आकर सरेंडर कर दिया। और माफिया को खत्म करने का जो दूसरा तरीका है, उन्हें फाइनेंशियली अनस्टेबल करना, उसके लिए योगी सरकार ने एक नया रास्ता चुना और वो था बुलडोजर जस्टिस। और इसी वजह से योगी को बुलडोजर बाबा का नाम भी मिला। पहले क्या होता था कि ये जो माफिया और गुंडे होते थे वो लोगों की जमीनें डरा धमकाकर हड़प लेते थे। उस इल्लीगली हड़पी हुई जमीन पर बैठकर ये गुंडे, करप्टेड नेता और ऑफिसर्स बैठकर चाय सुट्टा मारते थे और वो गरीब जिसकी जमीन छीन ली जाती थी वो बेचारा दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता फिरता था। लेकिन योगी जी ने क्या किया कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये जितने भी माफियाज थे और इनके अलावा और भी जो लोकल डॉन्स वगैरह थे, उन सब पर गैंगस्टर एक्ट, रेवेन्यू एक्ट और लोकल बायलॉज, ये सब के सब एक्ट्स एक साथ लगा दिए। और इससे हुआ यूं कि इन गुंडों ने इलीगल जमीन पर जितने भी फार्म हाउसेस खड़े किए थे, अपनी अपनी आलीशान हवेलियां बनाई थी, खुद के होटल्स, बेनामी प्लॉट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खड़े किए थे, उन सब पर बुलडोजर चढ़ा दिया। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शुरू के 4-5 सालों में माफिया की करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टीज या तो डिमोलिश की गई या फिर सीज हो चुकी थी। और इन 1000 करोड़ में से 500 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज सिर्फ टॉप 33 माफियाज की थी और खासकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और सुंदर भाटी इनको बिलोंग करती थी। अब यहाँ पर कई क्रिटिक्स ने एक सवाल उठाया कि क्या ये सब ड्यू प्रोसेस के साथ हो रहा है या बस माफिया का नाम लेकर एक आम आदमी के घर पर भी बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इलीगल हिस्सों पर बुलडोजर चलाते वक्त कुछ लीगल हिस्सों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब और मिडिल क्लास लोग थे वो कहीं ना कहीं इस सब से बिल्कुल संतुष्ट थे, क्योंकि भले ही कुछ केसेस में सरकार अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही थी, लेकिन कम से कम अब लोगों के मन में पहले माफिया को लेकर जो डर था वो लगभग खत्म हो चुका था।
और शायद इसीलिए आज यूपी में होली के टाइम बुलडोजर शेप स्प्रिंकलर्स बिकते हैं, दिवाली में बुलडोजर नाम के पटाखे बिकते हैं और बच्चों के टॉयज में बुलडोजर वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बन चुका है। और ये दिखाता है कि इस बुलडोजर जस्टिस के चलते यूपी में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो चुका है। अब जाहिर है क्रिटिसिज्म भी है और उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, वरना बेईमानी होगी। कुछ जगह प्रोसीजर में शॉर्टकट्स लिए गए हैं, कुछ केसेस में इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को भी कोलैटरल डैमेज फेस करना पड़ा है। लेकिन सच ये भी है कि 2017 से पहले यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इस लेवल तक गिर चुका था कि लोग अब सरकार से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक ऐसा लीडर पावर में आए जो इन गुंडों को धक्के मारकर सिस्टम से बाहर फेंक दे। और 2017 के बाद यूपी की जनता पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी कि जो लोग उनकी मिट्टी पर कब्जा करके बैठे थे वो खुद अब मिट्टी में मिल चुके थे। और अब अगर हम उस सवाल पर आएं कि योगी सरकार ये जो एनकाउंटर्स कर रही थी, क्या वो कानून के दायरे में फिट बैठते भी थे? और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है। तो सबसे पहले ये समझो कि 2017 से पहले यूपी का क्या हाल था। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसे राज्य में सिर्फ फाइल बेस्ड रिफॉर्म से काम चल ही नहीं सकता था। वहां कोई ना कोई शॉक थेरेपी ही चाहिए थी और योगी जी ने एग्जैक्टली वही किया। डर, ताकत, बुलडोजर, कानून सबकी घुट्टी बनाकर माफिया को पिला दी। अब क्या इसमें कहीं लिमिट्स क्रॉस हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। क्या इसमें से कुछ चीजें भविष्य में रिव्यू होनी चाहिए? ये भी बिल्कुल होना चाहिए। क्या कुछ केसेस में लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया गया? हाँ, ये भी कई केसेस में देखने को मिला है। लेकिन एक सच ये भी है कि 2017 के बाद यूपी की जनता को पहली बार ऐसा लगने लगा कि अब वो अपने राज्य में बिल्कुल सेफ है, रात में बेखौफ होकर चैन की नींद सो सकते हैं। और अब यूपी की महिलाएं बिना किसी डर के अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि धर्म का आशय यदि छल है तो छल ही धर्म है। योगी जी ने जो किया वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन जो यूपी था उसके लिए परफेक्ट से ज्यादा जरूरी था इफेक्टिव। और किसी भी पैमाने पर इफेक्टिव तो ये जरूर था।